जोशीमठ में मलारी इन जो होटल हैं, 2 होटल हैं, इनको गिराने की कवायद चल रही है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दरारें देखी गई थी। तो इस तरीके से इनको जो है एनडीआरएफ की टीम तोड़ रही है। और वहीं आप देखेंगे ये जो पानी है ये ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। एक कंपनी है और उस कंपनी के दीवार से ये पानी निकल रहा है जो सभी मीडिया चैनलों में जो है आपने देखा होगा। तो ज़मीनी स्तर पर जाकर ये हकीकतें पता चलती हैं और क्षेत्र में काफ़ी दरारें हैं, सड़कों में दरारें हैं, लोगों के मकानों पर दरारें हैं, बहुत मोटी मोटी दरारें। और ये सड़कों के किनारे जो है बहुत बड़ी बड़ी दरारें देखी गई हैं। कहीं न कहीं ये बड़ा एक निशान ज़रूर है खतरे का, लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं। तो साथियों, अभी जब मैंने इसका भ्रमण किया, देखिए सड़कों का क्या हाल है और खेतों का लोगों का क्या हाल है। कितनी मोटी मोटी दरारें खेतों में आई है। ये हमने यहाँ पर जाके देखा और काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर ये इस प्रकार से दरारें आई हैं। ये नीचे मारवाड़ी पुल से लेकर जो है ऊपर औली के निचले भाग तक का ये एरिया जो है इनमें दरारें आई हुई हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये एकदम तेज़ी से निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डर का माहौल ज़रूर है लोगों के बीच। और हम जो है वहाँ के लोगों से मिले और वार्ता की। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि जोशीमठ में एक आपदा आई हुई है और मैं भी आज यहाँ पर पहुँचा हूँ देखने की किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपदा आई हुई है। मैं अभी वार्ड नंबर 2 में हूँ यहाँ पर, और ये पूरे खेत हैं ऊपर से नीचे तक का, और इन खेतों में काफ़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आई हुई हैं और काफ़ी लोगों के घरों पर भी दरारें आई हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक गांव के ही इसी वार्ड के जो है एक व्यक्ति हैं, पूछते हैं आपका नाम। जी, मेरा नाम दीपक भंडारी। दीपक भंडारी। हाँ जी। दीपक भंडारी जी हैं जो पूरे खेतों से अभी जो है हमको पूरा दिखा के आ रहे हैं कि लगभग इतनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पर आई हुई हैं। दरारें बढ़ रही हैं या ये बढ़ ही रही है ये? अच्छा, इंच बाई इंच बढ़ने पे लगी है। अच्छा, तो ये लगभग कितने एरिया को लगभग नुकसान पहुँचा रहा है? ये पहुँचा रहा है पूरा मारवाड़ी पुल से लेकर के अच्छा, सुनील गांव तक को, क्योंकि जड़ पे तो हम हैं। हाँ। अगर हम जाते हैं तो ऊपर से उन्होंने हमारे ऊपर से आना है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये जो एरिया है ये यहाँ के लोग अभी कुछ समय तक सुरक्षित हैं या फिर दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा? दिक्कत है तो अगर इस हिसाब से रहा तो अगर 1-2 दिन बारिश आती है तो पूरा डैमेज होने का पूरा चांस है। डैमेज होने का? हाँ जी। जिस हिसाब से बारिश आती है, बर्फबारी होती है यहाँ पे, हाँ। वो तो भगवान भी साथ दे रहा है अभी। हाँ, तो अभी आपको क्या लगता है कि सरकार से आपको फ़ायदा कुछ मिल रहा है कुछ? सरकार से फायदा तो क्या होगा, वैसे उम्मीद कमी है। अच्छा, तो जैसे ये कह रहे हैं बोल के भाई हम आपको 4,000-5,000 रुपये महीने का देंगे, आप इधर को जरा आप इस तरफ को कैमरा घुमा दीजिए। हाँ। मैं ये 4,000 में ये गाय एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। बच्चे हैं प्लस घर के इतने हैं, बूढ़े मेंबर भी है घर में, तो तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनके साथ। तो आपका सिर्फ और सिर्फ यही घर है या कहीं आपने बाहर भी अपना घर बनाया हुआ है? मेरा इधर ही घर है, क्योंकि हमारे दादा परदादा के ज़माने से हम यही खेती करते हैं। मुख्य रूप से आपका जो वो है खेती का ही? हाँ जी, खेती है प्लस ओवर टाइम में समझो दुकानदारी है, सुबह शाम वाला। तो साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो ग्राउंड पर जो यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इनके पास लगभग 3 से 4 गायें हैं और यहाँ पर इनकी खेती है और खेत में इन्होंने यहाँ पर गेहूँ भी लगाए हुए हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ऐसे छोटे तबके के जो किसान हैं, जो गाय बच्चियों को पालते हैं और जो यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों को मुख्य रूप से
उचित सहायता दी जाए, उचित राशि उनको दी जाए, ताकि वो कहीं दूसरी जगह जो है जहाँ भी विस्थापित हों वहाँ पर अच्छी तरीके से रह सके, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही संसाधन हैं, यही खेती और यही जो है गाय बच्चियाँ हैं। और इस प्रकृति की रक्षा के लिए ये, हाँ, आप जैसे जो यहाँ पर किसान हैं और जो गाय बच्चियों को पालते हैं, जो खेती करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, वही इस प्रकृति के सच्चे रक्षक हैं। और आज प्रकृति ने इन पर, कहूँगा मैं इसे मानव जनित आपदा कहूँगा, मानव जनित आपदा ने आप जैसे लोगों पर जो कहर बरपाया है, उससे जो है सरकार को उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और आप जैसे लोगों को, जो किसान तबके का व्यक्ति है, जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है और खेती करता है, पशुपालन करता है, उन लोगों को जो है मुख्य रूप से चिन्हित करके उनको उचित सहायता राशि मिलनी चाहिए। धन्यवाद। सर, आपका नाम? दीपक भंडारी। दीपक भंडारी। क्या है अभी यहाँ पर जोशीमठ की स्थिति? जोशीमठ की स्थिति बड़ी डेंजरस है, क्योंकि जिस तरह इसरो की रिपोर्ट आई है, तो आजकल मोबाइल का टाइम है, तो हम लोग भी देख ही रहे हैं, तो उस हिसाब से हम भी काफ़ी डरे हुए। रात को नींद लगभग, अब मैं ही नहीं, पूरा गांव, मेरे साथ पूरा गांव लगभग ऐसा ही है कि भाई 2 दिन नींद नहीं आती है डर के माने, तीसरे दिन स्वतः ही नींद आ जाती है। अगर उस दिन बाई चांस खुदा न खास्ता हो गया तो हो गया समझो। लगभग आप करते क्या हैं? आपका मुख्य रूप से व्यवसाय क्या है? मेरा मेन जो काम है वो कृषि है, बाकी हो टाइम पे दुकानदारी वगैरह, थोड़ा सुबह शाम वाला काम हो जाता है। कितनी गायें पाली हैं आपने? मेरे पास है 2 गायें और 2 बैल। अगर विस्थापित करने का सरकार सोचती है, करती है, तो आप इन जानवरों को और इस खेती को कैसे आप मैनेज कर पाएंगे फिर? हमने जब से बचपन से हुए तो हम लोग कृषि वो है, हम ये चाहते हैं बोल करके भाई अगर हमारा कृषि का साधन रहे तो वही बढ़िया है हमारे लिए। आप सरकार से क्या चाहते हैं? बस सरकार से यही चाहता है बोल करके भाई, जैसे हमारे खेत है, हमको थोड़ा बहुत खेत दिया जाए ताकि हम रोजगार हमारा चलता रहे, क्योंकि हमको और काम भी आ नहीं सकता। लगभग कितने दिन से ये घटनाक्रम हो रहा है, जिस प्रकार से आपने खेतों में दरारें काफी दिखाई? ये दिखा सर 2 तारीख रात के, सुबह 3 तारीख सुबह की घटना है, तो उस दिन से लगभग हर दिन बढ़ने पे लगा हुआ है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में है, बच्चे तो मैंने डर के बनाया, अभी फिलहाल गोपेश्वर शिफ्ट कर रखे हैं, तो मैं हूँ, मेरी बीवी है और बूढ़ी माता जी है जो चल फिर नहीं सकती, उनको उठा करके हम अंदर बाहर रखते हैं। इस वार्ड में कितने लोग इससे प्रभावित हैं? इस वार्ड में लगभग 100-150 तक तो लोकल होंगे, प्लस कंपनी है यहाँ पे जेपी कंपनी, तो उसमें 1000 के प्लस आदमी होंगे, जो इन्होंने क्या किया इधर उधर शिफ्ट कर दिया अभी फिलहाल कोई कंपनी। मैं अभी मारवाड़ी में हूँ, जोशीमठ का जो तलहटी में है, और वार्ड नंबर 2 में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे इतनी मोटी मोटी दरारें हैं खेतों में, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो खेती पर ही निर्भर हैं, खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। अब इनके सामने एक समस्या ये आ रही है कि ये अगर कहीं पर विस्थापित भी होते हैं तो वो रोजगार क्या करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हम सिर्फ खेती और पशुपालन से ही अपना जीवन यापन करते थे, और कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार प्रकृति के साथ अनियंत्रित छेड़छाड़ और प्रकृति के साथ विभिन्न प्रकार की जो हमारी जो नीति बनाने वाले लोग हैं, उनकी सोच कहाँ तक सीमित है, ये यहाँ पर दर्शाता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से मुझे लगता है, जिस प्रकार से मैं पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए कार्य करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो किसान है, खेती करने वाला है, जो पशुपालन करने वाला है, वही प्रकृति का रक्षक है। और आज उस प्रकृति के रक्षक के लिए इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर आन पड़ी है। उनके खेतों में गेहूँ बोया है और वहाँ खेतों में मोटी मोटी दरारें हैं। मुझे भी बड़ा दुख हुआ, और इसीलिए मैं जो है यहाँ पर आया हूँ और लोगों की बातें सुन रहा हूँ। लेकिन मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा कि
जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, उनका मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए और उन्हें जहाँ पर भी विस्थापित किया जाए उनके लिए उचित रोजगार की भी वहाँ पर व्यवस्था की जाए। और बस यही एक निवेदन सरकार से भी रहेगा कि जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जो हमारा जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि जो विकास है, उस विकास को प्रकृति के प्रतिकूल न करते हुए प्रकृति के अनुकूल करने का प्रयास किया जाए, और ताकि जिस प्रकार जोशीमठ में इस प्रकार की आपदा का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, इस प्रकार की आपदा का अन्य कई जगहों पर न करना पड़े। और जो नीतिगत लोग हैं, नीति बनाने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं एक निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की नीति बनाई जाए ताकि पहाड़ में प्रकृति के साथ रह के, प्रकृति के साथ काम करके इस प्रकार के विकास को जन्म दिया जाए, और हमारे जो पहाड़ में रहने वाले जो सीधे साधे लोग हैं उनको इसका लाभ मिले।